हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम NCERT MCQ सीरीज जो क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज बनाई गई है उसका रिव्यू करेंगे। जो DSSB और EMRS TGT सोशल साइंस और इसके साथ ही PGT हिस्ट्री, PGT पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा NCERT क्लास 6 इतिहास की पहला चैप्टर, क्या, कब, कहाँ और कैसे। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो वह थी प्राकृत भाषा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नदियां एक बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? सहायक नदी। अगला सवाल देखते हैं, सिंधु की सहायक नदियां कौन सी है? तो वे ब्यास, सतलुज, रावी, सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए हैं? तो वह है अशोक। अगला सवाल देखते हैं, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया है? तो भेड़, बकरी, गाय, बैल, इसमें उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो वह है मगध। अगला सवाल देखते हैं, भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? तो वह है उत्तर पश्चिम। अगला सवाल देखते हैं, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो वह है संस्कृत। अगला सवाल देखते हैं, दक्षिण एशिया महाद्वीप का एक देश कौन सा है? तो वह है आधुनिक भारत। अगला सवाल देखते हैं, प्राय पांडुलिपियां कहाँ प्राप्त होती है? तो वह मंदिरों तथा विहारों में। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? तो वह चीन है। अगला सवाल देखते हैं, प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? तो वह आम लोग। अगला सवाल देखते हैं, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्रा क्यों करते थे? इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो वे थे ईसा मसीह। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है पुरातत्वविद। अगला सवाल देखते हैं, कृषि का आरंभ कब हुआ? तो कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, लाखों वर्ष पूर्व नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोग कौन थे? तो वे थे कुशल संग्राहक। अगला सवाल देखते हैं, आरंभिक संग्राहकों के भोजन का एक अन्य साधन क्या है? तो वह है शिकार। अगला सवाल देखते हैं, मिस्र के उत्तरी तट पर एक कस्बा कौन सा है? तो वह है रोसेट्टा। अगला सवाल देखते हैं, अतीत में अपने कार्यों का लेखा जोखा कौन नहीं रखते थे? तो वे थे शिकारी, मछुआरे, कृषक, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, अतीत में अपनी सफलताओं का लेखा जोखा कौन रखते थे? तो वे थे शासक। अगला सवाल देखते हैं, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां किस दिशा में है? तो वह है उत्तर पश्चिम। अगला सवाल देखते हैं, विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले किस फसल को उगाया गया था? तो वह है चावल। अगला सवाल देखते हैं, गंगा के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य का नाम बताओ। तो वह है मगध। अगला सवाल देखते हैं, प्राचीन काल में लोग अपनी यात्रा कैसे करते थे? तो पैदल तरीके से करते थे। अगला सवाल देखते हैं, इंडस इंडिया को किस भाषा में सिंधु कहा जाता है? तो वह संस्कृत। अगला सवाल देखते हैं, प्राचीन काल में कौन अपने कार्यों का उल्लेख रखते थे? तो वह है राजा। अगला सवाल देखते हैं, ईसा पूर्व और ईसा का संबंध किसके जन्म से है? तो वह है ईसा मसीह के। अगला सवाल देखते हैं, इंडिया शब्द किस शब्द से बना है? तो वह है इंडस। अगला सवाल देखते हैं, गंगा नदी के किनारे बसा प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो वह है मगध। अगला सवाल देखते हैं, भारत के प्रमुख पुरस्थल कौन कौन से हैं? तो भीमबेटका, कुरनूल, होसंगी, उपरोक्त सभी।
अगला सवाल देखते हैं, हुसंगी पुरास्थल किस राज्य में है? तो है कर्नाटक में। अगला सवाल देखते हैं, प्राचीन काल में ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते हैं? नगर दुर्ग। अगला सवाल देखते हैं, प्राचीन काल में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई? तो वह गेहूं। अगला सवाल देखते हैं, मगध राज्य किस नदी के दक्षिण में फैला है? तो वह गंगा नदी। दोस्तों, इस पुस्तक के दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। पहला सवाल है, लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते थे, यहाँ उन्हें किससे राहत मिलती थी? बारिश से, धूप से, हवा से, उपरोक्त सभी से। अगला सवाल देखते हैं, पाषाण औजार बनाने की तकनीक क्या नहीं थी? तो पत्थर से मिश्र धातु बनाना। अगला सवाल देखते हैं, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई? तो वह पुरा पाषाण काल। अगला सवाल देखते हैं, शैल चित्र कहाँ मिले थे? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से। अगला सवाल देखते हैं, भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? तो पुरा पाषाण युग के दौरान। अगला सवाल देखते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडों से क्या बनाए जाते थे? तो मनकी। अगला सवाल देखते हैं, राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? कुरनूल गुफा से। अगला सवाल देखते हैं, मध्य पाषाण युग के पाषाण पत्थर के औजार कैसे होते थे? बहुत छोटे। अगला सवाल देखते हैं, शिकारी खाद्य संग्राहक को किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना पड़ता था? तो इसमें उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं, औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो इसमें भी उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं, लोग ऐसे स्थानों की तलाश में क्यों रहते थे जहां अच्छा पत्थर मिल सके? तो इसका सही जवाब है, पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे। अगला सवाल देखते हैं, पुरा पाषाण काल का समय क्या माना जाता है? तो 20 लाख साल से पहले 12,000 साल पहले के दौरान। अगला सवाल देखते हैं, मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार क्या कहलाते हैं? तो लघु पाषाण, माइक्रोलीथ। अगला सवाल देखते हैं, आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे? उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं, किस गुफा में राख के अवशेष मिले थे? तो वह कुरनूल गुफा। अगला सवाल देखते हैं, आरंभिक मानव का निवास स्थान कौन सा था? तो वह गुफा। अगला सवाल देखते हैं, आरंभिक पाषाण युग कौन सा था? पुरा पाषाण काल। अगला सवाल देखते हैं, विंध्याचल और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में किस प्रकार की गुफाएं मिलती थी? तो वह प्राकृतिक। अगला सवाल देखते हैं, आग का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं, पर्यावरण के बदलाव किस काल में मिले? तो वह मध्यकाल। अगला सवाल देखते हैं, मध्य पाषाण काल में औजारों को क्या कहते थे? माइक्रोलीथ। अगला सवाल, सबसे बाद के काल का नाम बताइए? वह था नवपाषाण काल। अगला सवाल, आरंभिक मानव के द्वारा गुफाओं में बनाए गए चित्रों को क्या कहते थे? शैल चित्र। अगला सवाल, शुतुरमुर्ग के अंडे से बने मनके हमें कहां से मिले? तो वह पटेन से। अगला सवाल, हुसंगी में औजार किस चीज से बनाए जाते थे? चूना पत्थर। अगला सवाल, स्थायी रूप से मानव ने बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब किया? 12,000 साल पहले। अगला सवाल, आरंभिक मानव खाने के लिए किसका शिकार करते थे? जंगली जानवरों का। अगला सवाल, आरंभिक मानव रहने के लिए किस प्रकार का रहन सहन करते थे? झोपड़ियों में। अगला सवाल, आरंभिक काल में पत्थर के औजार बनाने का स्थान को क्या कहते थे? उद्योग स्थल। अगला सवाल, भीमबेटका पुरस्थल आधुनिक समय में कहां पर है? मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, चलते हैं तीसरे चैप्टर पे, जिसका नाम है आरंभिक नगर। पहला सवाल है, नवपाषाण युग के पुरस्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले? मिट्टी के। अगला सवाल, मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले? चकोर और आयताकार। अगला सवाल, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कब हुआ? 8,000 साल पहले। अगला सवाल, आज हम जो भोजन करते हैं वे किसका परिणाम है? बसने की प्रक्रिया। अगला सवाल, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन कौन सी फसल है? तो वह है गेहूं और जौ। अगला सवाल, कुत्ते के बाद किसे पालतू बनाया गया? भेड़ और बकरी। अगला सवाल, उपमहाद्वीप में शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से मिले? इसमें उपरोक्त सभी।
अगला सवाल, निम्न में से किसका उपयोग जनजाति के सभी लोग एक साथ करते थे? तो इसमें भी उपरोक्त सभी। अगला सवाल, मेहरगढ़ में प्रत्येक घर में कितने कमरे थे? 4 या उससे अधिक। अगला सवाल, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? तो वह है कुत्ता। अगला सवाल, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या नाम दिया गया? वह है बसने की प्रक्रिया। अगला सवाल, जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग कैसे होते थे? छोटे। अगला सवाल, अनाज का उपयोग किस रूप में होता था? उपरोक्त सभी। अगला सवाल, अनाज किस काम आता था? उपरोक्त सभी। अगला सवाल, बुर्ज होम कश्मीर में किस प्रकार के निवास स्थान थे? जमीन के नीचे, जिनको गर्तवास कहा जाता है। अगला सवाल, ओखली और मूसल का प्रयोग किस लिए किया जाता था? अनाज पीसने के लिए। अगला सवाल, जनजाति के लोगों के क्या काम थे? उपरोक्त सभी। अगला सवाल, ईरान जाने वाले रास्ते पर बोलन दर्रे के समीप कौन सा स्थान है? मेहरगढ़। अगला सवाल, मेहरगढ़ में जानवरों की हड्डियों के अलावा क्या मिला? चकोर और आयताकार घर। अगला सवाल, मेहरगढ़ की एक कब्र में मनुष्य के साथ किस जानवर का कंकाल मिला? वह है बकरी। अगला सवाल, दाऊजली हेडिंग किस नदी की घाटी में स्थित है? वह है ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल, चिरांद किस राज्य का पूरा स्थल है? वह है बिहार। अगला सवाल, गुफराल किस राज्य में स्थित है? वह है कश्मीर। अगला सवाल, किस फसल को उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है? वह है धान। अगला सवाल, आरंभिक मानव ने दूध प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किस जानवर को पाला? वह है भेड़ बकरी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कृषि के लिए प्राचीन फसल कौन सी थी? वह है गेहूं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले किस स्थान पर कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं? वह है कश्मीर। अगला सवाल, पूरा स्थल बुर्ज होम वर्तमान में किस राज्य में है? वह है कश्मीर। अगला सवाल, आरंभिक मानव गड्ढे के नीचे घर बनाने को क्या बोलते थे? गर्तवास। अगला सवाल, किस युग से मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं? तो वह है नवपाषाण काल। अगला सवाल, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे? इसमें उपरोक्त सभी। अगला सवाल, ऐसा कौन सा स्थान है जहां सबसे पहले गेहूं जो उगाना सीखा? तो वह है मेहरगढ़। अगला सवाल, जेंडाइट पत्थर कहाँ से मिलता है? तो वह है चीन से। दोस्तों चलते हैं अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता है? तो वह इंद्र। अगला सवाल, निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है? तो वह मूषक। अगला सवाल, ऋग्वेद की भाषा क्या है? प्राक वैदिक संस्कृत। अगला सवाल, ऋग्वेदिक पुरोहित का क्या कार्य था? यज्ञ और अनुष्ठान करवाना। अगला सवाल, ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय को क्या पुकारा जाता था? जन या विश। अगला सवाल, महापाषाण कब्रें कब बननी आरंभ हुई थी? तो लगभग 3000 साल पहले। अगला सवाल, चरक थे एक प्रसिद्ध वेद। अगला सवाल, चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुए? तो ये हुए थे 2000 साल पहले। अगला सवाल, चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो वह चरक संहिता। अगला सवाल, संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? वह भारत यूरोपीय। अगला सवाल, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार की भाषा है? वह द्रविड़। अगला सवाल, ऋग्वेद काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता था? लड़ाई में रथ खींचने के लिए। अगला सवाल, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे? तो वे कहलाते थे आर्य। अगला सवाल, आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुति देते थे? तो वे उपरोक्त सभी। अगला सवाल, वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था? वह पुरोहित। अगला सवाल, आर्य लोग किस नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे? वह व्यास। अगला सवाल, ऋग्वेद की प्रार्थनाएं क्या कहलाती है? वह सूक्त। अगला सवाल, भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो वे बोली जाती थी झारखंड तथा मध्य भारत में। अगला सवाल, सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। अगला सवाल, ऋग्वेद की रचना लगभग कब हुई थी?
3500 साल पहले। अगला सवाल, आर्यों का युद्ध का देवता कौन था? तो वह था इंद्र। अगला सवाल, आर्यों का आग का देवता कौन था? अग्नि। अगला सवाल देखते हैं, भारोपीय भारत यूरोपीय भाषा परिवार की कौन सी भाषा है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारोपीय भाषा परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? कन्नड़। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों में निम्न भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? तिब्बत, बर्मा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ऋग्वेद में दी गई अनेक प्रार्थनाएं निम्न की प्राप्ति के लिए थी? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वैदिक काल में लड़ाइयां किसके लिए लड़ी जाती थी? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, महापाषाण की प्रथा कहाँ प्रचलित हुई थी? तो इसमें भी उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ऋग्वेद में वर्णित जन या विष क्या है? इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, महापाषाण कब्रों से जो लोहे का सामान मिला है उसमें क्या शामिल है? तो इसमें भी उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, महापाषाण कब्रों में कंकाल के साथ मिले सामान से क्या पता चलता है? मृतक की सामाजिक स्थिति का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को क्या मिला? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इनाम गांव में जिस जानवर की हड्डियां मिली वे किसकी थी? उसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वैद चरक ने अपनी पुस्तक में मानव शरीर में कितनी हड्डियां बताई? तो 360। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वैदिक प्रार्थनाएं की रचना किसने की? तो इसमें ऋषियों ने। तो दोस्तों बढ़ते हैं 5वें चैप्टर की ओर, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसका पहला सवाल है, आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग जिस प्रक्रिया द्वारा राजा बने तो उसमें बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके। अगला सवाल, यज्ञ के अवसर पर राजा की विजय गाथा का गुणगान करता था राजा का सारथी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न लोगों को वेदों के आधार अध्ययन का अधिकार नहीं था? तो वे थे ए और बी, शूद्र और महिलाएं। अगला सवाल, वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना गया है? वह है ब्राह्मण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जन के बसने की जगह। अगले सवाल की ओर, महाजनपदों का उदय हुआ था लगभग 2500 साल पहले। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, शिकारी तथा खाद्य संग्राहक राजा को देते थे जंगल से प्राप्त वस्तुएं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनकर उभरा वह है मगध। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अजातशत्रु एक शक्तिशाली शासक था मगध का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बिहार में स्थित मगध की पहली राजधानी थी राजगृह, आधुनिक राजगीर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, राजगृह के बाद मगध की राजधानी बना पाटलिपुत्र। सिकंदर राजा था मैसिडोनिया का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वज्जी संघ का वर्णन जिस निकाय में मिलता है वह है दीर्घ निकाय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था लगभग 2300 साल पहले। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जनपदों के लोग कहाँ रहते थे? झोपड़ियों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, महाजनपदों में फसलों पर लगाकर कितना प्रतिशत होता था? तो वह उपज का 1/6 भाग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मगध से होकर जाने वाली गंगा और सोन नदियों का महत्व निम्न किस में निहित है? तो वे निहित है उपरोक्त सभी में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लोगों को 4 वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण। अगले सवाल की ओर चलते हैं, चित्रित धूसर पात्र से क्या अभिप्राय है? चित्रकारी किए गए बर्तन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मगध के प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक कौन है? तो वे हैं ए और बी दोनों, बिंबिसार और अजातशत्रु। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सबसे पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? तो वह राजगृह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मगध की राजधानी बाद में कौन सी बनी? तो वह पाटलिपुत्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मगध की राजधानी राजगीर कौन से राज्य में है? तो इसका सही जवाब है बिहार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है? पटना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मगध के समीप गण या संघ राज्य कौन सा था? तो वह वज्जी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर 6, नए प्रश्न नए विचार।
तो पहला सवाल है बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के शरण स्थल थे बिहार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे सिद्धार्थ गौतम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध का संबंध निम्नलिखित गण से था, तो वे था शाक्य। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने अपनी भाषा निम्न भाषा में दी थी, प्राकृत। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सारनाथ का स्तूप प्रतीक है महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले एक महान विद्वान थे पढ़नी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वर्धमान महावीर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोध गया नामक स्थान कहाँ पर है? बिहार में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्धार्थ। अगले सवाल की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बुद्ध किस वर्ण के थे? क्षत्रिय। अगले सवाल की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध किस गण से संबंधित थे? शाक्य। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो वह हुआ था बोध गया में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। अगले सवाल की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचारक कौन थे? तो वे थे महावीर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी के कितने वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था? तो वह 30 वर्ष। अगले सवाल की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई? वल्लभी में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। वल्लभी नामक स्थान कौन से राज्य में है? तो वह गुजरात में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैन धर्म के मुख्य महाव्रत कौन से हैं? वह ब्रह्मचर्य। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले चैप्टर नंबर 7, राज्य से साम्राज्य। इसका पहला सवाल है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगले सवाल को देखते हैं। साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी चाणक्य कौटिल्य ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सम्राट अशोक का शेरों वाला विशाल स्तंभ स्थित है सारनाथ में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राज्य सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम था पटना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अशोक द्वारा लड़ा गया युद्ध जिसमें भीष्म खून खराबा हुआ तो वह कलिंग युद्ध। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की अधिकतम लिपियां निम्न लिपि से उत्पन्न हुई थी, वह ब्रह्मी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने धम्म की शिक्षा देने के लिए निम्न अधिकारियों की नियुक्ति की, तो वह धम्म महामात्य। अगले सवाल को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारी को कौन सा पद दिया गया? तो वह गवर्नर। अगले सवाल को देखते हैं। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? वह था अशोक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अशोक ज्यादातर डैश प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में है, तो वह है उपरोक्त सभी। लेख, अभिलेख, प्रतिलेख। अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया था? वह कलिंग युद्ध। अगले सवाल को देखते हैं। कलिंग किस राज्य में है? तो वह उड़ीसा। अगले सवाल को देखते हैं। अशोक ने किस धर्म का पालन करने को कहा था? तो वह कहा था धम्म। अगले सवाल को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय किस यूनानी राजा का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था? वह सेल्यूकस निकेटर। अगले सवाल को देखते हैं। अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ? तो यह हुआ था 8 वर्ष बाद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध में कितने लोगों की मृत्यु हुई? तो वह 1 लाख। अगले सवाल को देखते हैं। मौर्य वंश का प्रमुख राजा कौन था? उसमें उपरोक्त सभी, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में 220 से 1800 साल पूर्व तक किस वंश का शासक रहा? तो वे चोलो, चेरो और पांड्यों, उपरोक्त सभी। अगले सवाल को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन लगभग कितने वर्ष पहले हो गया था? तो वे 2200 वर्ष पहले। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शेरों के चित्र को कहां पर एक विशाल स्तंभ पर लगाया गया है? वह सारनाथ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक राजा कौन है? तो वह अशोक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त की किस शासक ने मौर्य शासन की स्थापना की सहायता की थी? वह कौटिल्य। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? तो वह उड़ीसा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अशोक किसके उपदेशों से प्रेरित हुए? तो वह महात्मा बुद्ध। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर 8, गांव, शहर और व्यापार। पहला क्वेश्चन है, लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ था? 3000 साल पहले। अगले सवाल को देखते हैं। दक्षिण भारत में बड़े भूस्वामी को कहा जाता था? वेलल्ला। अगले सवाल को देखते हैं। उत्तरी भारत में गांव का प्रधान व्यक्ति कहलाता था ग्राम भोजक। अगले सवाल को देखते हैं। उत्तर भारत में स्वतंत्र कृषक कहलाते थे गृहपति। अगले सवाल को देखते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाएं कहलाती है संगम साहित्य। अगले सवाल को देखते हैं। महापाषाण काल में उत्तर भारत में कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था? तो वे था वाराणसी। अगले सवाल को देखते हैं। दक्षिण में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र था मदुरई। अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? तो वह हुआ था 3000 साल पहले। अगले सवाल को देखते हैं। तमिल क्षेत्र में साधारण हल वाले को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था उणवाल। अगले सवाल को देखते हैं। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? केडीसीआर। अगले सवाल को देखते हैं। उत्तरी भारत के स्वतंत्र किसान को क्या कहा जाता था? गृहपति। अगले सवाल को देखते हैं। सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। अगले सवाल को देखते हैं। कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। अगले सवाल को देखते हैं। वल्लकूप किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो वह होता था उपरोक्त सभी के लिए। अगले सवाल को देखते हैं। भरूच बेरीगाजा क्या था? तो ये बंदरगाह था। अगले सवाल को देखते हैं। 2500 वर्ष पहले प्रयोग किए जाने वाले लोहे के औजारों में क्या शामिल था? तो वह था का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक क्या कहलाते थे? गृहपति। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से बेरीगाजा से निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? तो वह उपरोक्त सभी। अगले सवाल को देखते हैं। बेरीगाजा से आयात होने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? तो इसमें भी उपरोक्त सभी। अगले सवाल को देखते हैं। आहत सिक्के करीब कितने साल चले? तो वह 500 साल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मथुरा के अभिलेखों में किन का उल्लेख मिलता है? वह उपरोक्त सभी। अगले सवाल को देखते हैं। शिल्पकार और व्यापारी के संघ को क्या कहलाता है? श्रेणी। अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? 3000 वर्ष पहले। अगले सवाल को देखते हैं। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? वेलल्ला। अगले सवाल को देखते हैं। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन दास क्या कहलाते थे? अधीमई। अगले सवाल को देखते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र गांव का प्रधान क्या कहलाता था? ग्राम भोजक। अगले सवाल को देखते हैं। मथुरा नगर किसके लिए प्रसिद्ध था? यातायात, व्यापार, मूर्तियां बनाना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर 9, नए साम्राज्य और राज्य में। तो पहला सवाल है। गुप्त वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त। अगला सवाल है। समुद्रगुप्त की मां का नाम क्या था? कुमार देवी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन को दक्कन की ओर आगे बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पल्लव की राजधानी थी कन्नौज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चालुक्य की राजधानी थी कन्नौज। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कौन था? रविकृति। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वह पैगंबर मोहम्मद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा पात्र में किस प्रकार के तरल पदार्थ रखे जाते थे? तो इसमें शराब, तेल या इत्र। इसमें शराब और तेल को रखा जाता था।
अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अरिकामेडु का पतन कितने वर्ष पहले हुआ था? तो पतन हुआ था 2200 से 1900 साल पहले। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या है? वह प्रयाग, जो वर्तमान में प्रयागराज कहलाता है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? वह पाटलिपुत्र। अगला सवाल देखते हैं। गुप्त वंश के पहले शासक का नाम बताओ। तो वह चंद्रगुप्त। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजा हर्षवर्धन ने कितने वर्ष पहले शासन किया? 1400 साल पहले। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चालुक्य का राज्य किन दो नदियों के बीच स्थित था? वह कृष्णा और तुंगभद्रा। अगले सवाल को देखते हैं। हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता है? सभा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से व्यापारियों के संगठन का नाम बताओ। उसको कहा जाता है नगरम। अगले सवाल को देखते हैं। अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? तो वे थे कालिदास। अगला सवाल देखते हैं। ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर जाते थे? दही, गुड़, फूलों के उपहार, उपरोक्त सभी। अगला सवाल। पैगंबर मोहम्मद ने अरब में किस धर्म की शुरुआत की थी? वह थी इस्लाम। अगला सवाल देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत कितने साल पहले की? लगभग 1400 साल पहले। अगला सवाल देखते हैं। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम बताओ। तो वे है कुरान। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। प्रशस्ति शब्द का क्या अर्थ है? प्रशंसा। अगला सवाल देखते हैं। गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो वह समुद्रगुप्त। अगला सवाल देखते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी रवि कवि कौन था? तो वह था हरिशेन। अगला सवाल देखते हैं। हरिशेन की कविता की खुदाई किस पर की गई थी? तो वह अशोक स्तंभ। अगला सवाल देखते हैं। हरिशेन की कविता की खुदाई कहाँ की गई? वह इलाहाबाद में। अगला सवाल देखते हैं। आर्यव्रत के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो वह हराया था 9 को। अगला सवाल। दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? तो वह थे 12। अगला सवाल देखते हैं। किस देश के शासकों ने अपनी बेटियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया था? तो वह श्रीलंका। अगला सवाल देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी पदवी धारण की थी? महाराज धीराज। अगला सवाल देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध कवि था? वह था कालिदास। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? वह चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर 10 की तरफ, जिसका नाम है इमारतें, चित्र और किताबें। तो पहला क्वेश्चन है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्तूप के चारों ओर बना वृत्ताकार पथ कहलाता है प्रदक्षिणा पथ। अगला सवाल देखते हैं। मंदिर के जिस भाग में मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? गर्भगृह। अगला सवाल। मंदिर का सभागार कहलाता है मंडप। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्तूप का प्रवेश द्वार कहलाता है तोरण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी महाभारत कहलाती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। पूर्व वंश की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। अगले सवाल को देखते हैं। पुराणों और महाभारत को संकलित किया गया था ऋषि वेद व्यास द्वारा। अगले सवाल को देखते हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कागज का आविष्कार चीन के निम्न व्यक्ति ने किया था? काई लून। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित था? मध्य प्रदेश। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक ही विशाल पहाड़ी को तराशकर बनाए गए मंदिर को क्या कहा जाता है? एकाश्म। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग कितने साल पहले बनाया गया था? 1400 साल पहले। अगले सवाल को देखते हैं। मंदिर में जहां लोग इकट्ठे होते थे उसे क्या कहते थे? मंडप। अगले सवाल को देखते हैं। मेघदूत के रचयिता कौन है? वह कालिदास। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पुराण शब्द का अर्थ क्या होता है? प्राचीन। अगले सवाल को देखते हैं। वेदों को पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी? तो वे थी स्त्रियों और शूद्रों को। अगला सवाल देखते हैं। संस्कृत महाकाव्य के नाम बताओ। तो उपरोक्त सभी, रामायण, महाभारत, मेघदूत। अगले सवाल को देखते हैं। कौशल की राजधानी बताओ। तो कौशल की राजधानी अयोध्या। अगला सवाल देखते हैं। संस्कृत रामायण के रचयिता का नाम बताओ। तो वे थे महर्षि वाल्मीकि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आर्यभट्ट द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताओ। तो वह आर्यभट्टियम।
अगले सवाल को देखते हैं। तमिल महाकाव्य शिल्पद्दिकारम में किसकी कहानी है? तो वह है कनंगी और कोवलन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो वह दिल्ली में, दिल्ली के मेहरौली में। अगला सवाल देखते हैं। कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो 7.2 मीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लौह स्तंभ का वजन कितना है? तो करीब 3 टन। अगला सवाल देखते हैं। मेहरौली के समीप लौह स्तंभ का निर्माण लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? तो वह 1500 वर्ष पहले। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? वह प्रदक्षिणा पथ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लगी रेलिंग क्या कहलाती है? वह कहलाती है वेदिका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अजंता के चित्र कितने वर्ष पुराने हैं? तो वह 1500 वर्ष पुराने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय संग्रह कहाँ पर स्थित है? वह नई दिल्ली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कागज का आविष्कार कितने वर्ष पहले हुआ था? 1900 वर्ष पहले। तो दोस्तों, ये था हमारा NCERT क्लास 6 इतिहास, हमारे अतीत कक्षा 6 की पुस्तक का रिव्यू। ऐसे ही लेटेस्ट NCERT MCQ सीरीज की लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम NCERT क्लास 6 ज्योग्राफी जो किताब है हमारी पृथ्वी हमारा आवास, उसकी MCQ सीरीज पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पुस्तक का पहला चैप्टर है सौर मंडल से पृथ्वी। इसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को किस का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो वह है शुक्र। अगले सवाल को देखते हैं। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो वे कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कितने दिनों में करता है? तो वह करता है 255 दिनों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूर्य एक डैश है, वह तारा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? तो वे होते हैं मानव द्वारा निर्मित उपग्रह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर पूरा कितने दिनों में लगाता है? तो 27 दिनों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग को देख पाते हैं, तो उसका रीजन बताया गया है। चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में का जो समय लगभग बराबर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? 30 से अधिक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो वह है तीसरा स्थान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी हुई होती है? तो वो होती है 2/3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आकाशगंगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा सौरमंडल भाग है डैश का? वह है मिल्की वे का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है? तो वह है यूरेनस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 तारों का समूह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ए और बी दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल में क्या शामिल है? तो उपरोक्त सभी, सूर्य, उपग्रह, उल्कापिंड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है? तो वह है सूर्य। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो वह 8 मिनट का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किस जानकारी के लिए किया जाता है? तो उपरोक्त सभी के लिए। पृथ्वी के पर संचार के माध्यम के लिए, भू संपदा की जानकारी के लिए, ब्रह्मांड की जानकारी के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो उपरोक्त सभी। इनसेट, IRS और एडूसेट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिसे सुई के ऊपर ग्लोब घूमता है उसे क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है अक्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? वह अंडाकार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? 24 घंटे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित कर सबसे बड़ा वृत्त बनाती है क्या कहलाती है? भूमध्य सागर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध क्या कहलाते हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शुष्क कटिबंध, तीनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसका अपना प्रकाश होता है? तो वह होता है तारों का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसका अपना प्रकाश नहीं होता? तो वह चंद्रमा का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? तो वह चंद्रमा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल का अपना परिवार कौन सा होता है? तो ग्रह, उपग्रह और तारे, सूर्य सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूर्य किस गैस का बना होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर ग्लोब, अक्षांश और देशांतर पर। पहला सवाल है विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? दोपहर होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित डैश है? तो विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अटलांटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर कैसी होती है? चपटी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं या वृत्त। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है? तो वह दर्शाता है 90 डिग्री उत्तर अक्षांश को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा? तो मध्य रात्रि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न यमोत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है? तो अलग अलग होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत रेखा के किस में स्थित है? तो वह है दक्षिण 66.5 दक्षिण में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अक्षांश वृत्त निम्नलिखित के समानांतर वृत्त बनाते हैं विषुवत वृत्त के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? तो वह उत्तरी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देशांतरों की कुल कितनी संख्या होती है? 360। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख यमोत्तर का मान कितना होता है? 0 डिग्री देशांतर। अगले सवाल की बढ़ते हैं। एक ही यमोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय कितना होता है? एक समान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है वे है 82 1/2 डिग्री पूर्व। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के उत्तरी आधे भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। मकर रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है? 23.5 दक्षिण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में तापमान कितना रहता है? तो मध्यम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिए गए बिंदु की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी के माप को क्या कहते हैं? अक्षांश। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का उष्णीय क्षेत्र कौन सा होता है? उष्ण कटिबंध। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल को देखते हैं। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तब भारत का समय क्या होता है? तो 5:30 शाम को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी का आकार कैसा होता है? संतरे जैसा।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? विषुववृत्त। अगले सवाल में बढ़ते हैं। अक्षांशों को किससे मापा जाता है? अंशों में, डिग्री में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विषुववृत्त कितने अंश अक्षांशों को दर्शाता है? तो वह दर्शाता 0 डिग्री। महाराष्ट्र में चंद्रपुर कितने अक्षांश पर स्थित है? तो वह 20 डिग्री उत्तर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? तो वह दक्षिण में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य कौन सा ताप कटिबंध स्थित है? तो वह उष्ण कटिबंध। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख यमोत्तर का एक नाम और क्या है? वह ग्रीनविच रेखा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की एक देशांतर रेखा को सूर्य के सामने से गुजरने में कितना समय लगता है? तो वह 4 मिनट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्लोब पर उत्तर में वे बिंदु जिससे होकर अक्ष की सुई गुजरती है, तो वह उत्तरी ध्रुव। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव कितने अंश पर स्थित है? तो वह 90 डिग्री उत्तर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्रीनविच रेखा जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है का कितना अंश यमोत्तर में है? तो वह 0 डिग्री देशांतर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दक्षिणी ध्रुव कितने अंश पर स्थित है? तो 90 डिग्री दक्षिण में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है? ग्रिड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। धुबरी असम कितने अंश अक्षांश पर स्थित है? तो वह 26 डिग्री उत्तर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। धुबरी असम कितने अक्ष देशांतर पर स्थित है? तो 90 डिग्री पूर्व में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का एक समय कितने क्षेत्र कितने देशांतरों को घेरता है? तो वह घेरता है 15 डिग्री को घेरता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 24। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पे, पृथ्वी की गतियां। पहला क्वेश्चन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कब पूरा करती है? 24 घंटे में। अगले सवाल में बढ़ते हैं। पृथ्वी की उत्तर आयनात किसे कहते हैं? 21 जून की अवस्था को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? बसंत ऋतु। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? बसंत। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन किस कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन के कारण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस गोलार्ध में 21 जून के समय लंबा दिन तथा लंबी रातें होती है? तो वे होती है उत्तरी गोलार्ध में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु होती है शीत। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ऋतु होती है ग्रीष्म ऋतु। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिन छोटे होते हैं शीत ऋतु में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 29 दिनों का फरवरी माह होता है हर चौथे वर्ष में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, इस स्थिति को कहा जाता है विषुव। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लीप वर्ष के फरवरी माह में दिनों की संख्या होती है 29। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः एक वर्ष को जिन ऋतुओं में बांटा जाता है तो वह गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस गति के कारण दिन रात बनते हैं? घूर्णन गति। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की कौन सी गतियां हैं? तो परिक्रमण गति और घूर्णन गति दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर दिन में कितने दिनों में पूरा करती है? तो 365 1/4 दिन में। अगले सवाल बढ़ते हैं। किस महीने में 28 या 29 दिन होते हैं? तो फरवरी में होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है? ध्रुवों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में किस आकार में घूमती? अंडाकार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने हो वहां क्या होता है? दिन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी किस गति के कारण होता है? तो वो परिक्रमण गति के कारण। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की तरफ, मानचित्र पे। पहला सवाल है। निम्न में से कौन सा मानचित्र अन्य 3 मानचित्रों से अलग है? तो शहरों का मानचित्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न किसका प्रतीक चिन्ह है? तो वह पक्की सड़क का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योगों के विवरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं थीमेटिक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अधिक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रधान दिग्बिंदु उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? उत्तर पूर्व। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानचित्र में भूरे रंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पर्वतों के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैदानों को दर्शाने के लिए निम्न में से किस रंग का प्रयोग होता है? हरा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से मानचित्र का घटक क्या नहीं है? दिक्सूचक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गांव या शहर के मानचित्र में क्या प्रयोग किया जाता है? बड़ा पैमाना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के अनुसार खींचा गया चपटा चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है? उत्तर दक्षिण में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानचित्र में महाद्वीपों और देशों के दर्शाने के लिए कैसा पैमाना प्रयोग किया जाता है? छोटा पैमाना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? भौतिक या उच्चावच मानचित्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम तथा दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी है? तो वह दक्षिण पश्चिम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है? तो महासागरों का मानचित्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र राजनीतिक मानचित्र नहीं है? तो वह है वनों के वितरण का मानचित्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से क्या मानचित्र का घटक है? तो वह उपरोक्त सभी। दिशा, दूरी, चिन्ह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है दिक्सूचक का। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, पृथ्वी के परिमंडल। तो पहला सवाल है। पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? भूमंडल या स्थलमंडल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न गैस पृथ्वी को गर्म रखती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग कहलाते हैं महाद्वीप। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई है 8,848 मीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है क्या कहलाती है? वायुमंडल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जल से भरे इस भाग को क्या कहा जाता है? जलमंडल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का वे भाग जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं उसे कहते हैं द्वीपमंडल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है? बड़े जलाशयों को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्रीक भाषा में लिचास का अर्थ पत्थर है, तो एटमास का अर्थ क्या होगा? वाष्प। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं? बायोस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्रीक भाषा में हुडर का क्या अर्थ होता है? तो पानी और जल, ए और बी दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। तो आप बताएं कि समुद्र को क्या माना जाएगा? तो यहाँ पे 0। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं पृथ्वी की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 चढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? तो वह है भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा और न्यूजीलैंड की एडमंड हिलेरी, ए और बी दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा, उनका नाम था बिछेंद्री पाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर कितने प्रमुख महाद्वीप हैं? तो 7। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप का नाम? एशिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व के सबसे लंबी नदी कौन किस महाद्वीप में? अफ्रीका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी का 71% भाग जल, 29% भाग स्थल जल की उपलब्धता की विशेषता के कारण पृथ्वी को और कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा वायुमंडल मुख्यतः कौन सी गैसों से बना है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? तो 21%।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। आप बताएं कि ये वायुमंडल कुल कितना प्रतिशत है? तो 78%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे वायुमंडल में उपलब्ध कौन सी गैसें पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? तो वह नाइट्रोजन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो हमें सांस लेने की कठिनाई का अनुभव होता है। बताइए, ऊंचाई पर सांस लेने के लिए पर्वतारोहियों द्वारा किस सहायक का प्रयोग किया जाता है? तो वह ऑक्सीजन सिलेंडर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों और गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इस पुस्तक के अंतिम चैप्टर पर, हमारा देश भारत। पहला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन, जबकि वर्तमान में भारत है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह गोवा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की अरब सागर में गिरने वाली नदी है, वह तापी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुंदरवन डेल्टा निम्न नदियों के मुहाने पर स्थित है, तो वे है गंगा ब्रह्मपुत्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है सुनामी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में कौन सी रेखा मध्य से गुजरती है? तो वह कर्क रेखा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण के पठार का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिमालय का क्या मतलब होता है? तो बर्फ का घर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक। अगले सवाल में देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो है अरावली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी किस सागर में मिलती है? अरब सागर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महान हिमालय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के कितने द्वीप समूह हैं? 2। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 जून 2014 को भारत का कौन सा राज्य बना? है तेलंगाना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिमालय के दक्षिण में क्या स्थित है? उत्तरी मैदान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? महामरुस्थल। तो दोस्तों, ऐसी ही NCERT MCQ सीरीज की और भी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम NCERT MCQ सीरीज जो क्लास 6 to 10 चलाई जा रही है, उसमें आज हम पॉलिटिकल साइंस की कक्षा 6 की पुस्तक सामाजिक राजनीतिक जीवन भाग 1 का रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सामाजिक राजनीतिक जीवन कक्षा 6 की पुस्तक का पहला पार्ट, विविधता की समझ। पहला क्वेश्चन है, केरल के अधिकतर लोग क्या खाते हैं? तो चावल, मछली, सब्जी, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से विविधता के पहलू कौन से हैं? तो इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गैर बराबरी का क्या मतलब होता है? अवसर का ना होना, जमीन का ना होना, पैसे से संसाधनों का ना होना, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से लोगों द्वारा नई जगह बसने के कारण बताए। सूखा और अकाल, काम की तलाश, युद्ध, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर जाते हैं।
भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो वह संत थॉमस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। केरल के लोग किन किन धर्मों का पालन करते हैं? तो इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विभिन्नता हमारे जीवन को क्या बनाती है? रोचक और समृद्ध। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश में किस ढंग की विविधता पाई जाती है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से असमानता का एक उदाहरण कौन सा है? तो वह है जाति व्यवस्था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विविधता का रूप कौन सा नहीं है? तो वह है अमीर गरीब। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख किस प्रकार का इलाका है? तो वह है पहाड़ी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है? वह है केसर सागा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख किस राज्य में स्थित है? तो वह जम्मू कश्मीर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख की सीमा किससे मिलती है? तो वह मिलती है तिब्बत से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख में कौन कौन से पशु पाले जाते हैं? तो इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कश्मीर में किस प्रकार की ऊन प्रचलित है? तो वह पश्मीना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। केरल में कौन सी फसल की खेती प्रचलित है? तो वह चावल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इब्न बतूता भारत कब आया था? तो 700 साल पहले। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मछली तलने के लिए किस बर्तन का प्रयोग किया जाता है? तो वह चीनी मिट्टी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस धर्म के लोग रहते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस मार्ग की खोज की थी? वह समुद्री मार्ग या समुद्री रास्ता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विविधता का क्या अर्थ होता है? तो उपरोक्त सभी। भिन्नता, अलग, अनेकता। विविधता को क्या कहते हैं? असमानता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एटलस को और क्या कह सकते हैं? तो वह मानचित्रों का समूह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुंचा? तो वह तिब्बत में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। केरल भारत के कौन से कोने में स्थित है? तो वह दक्षिण पश्चिमी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। केरल में निम्न में से किन मसालों की विशेषता है? तो लौंग, काली मिर्च, इलायची। उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र अलग अलग होंगे, ये बात क्या दर्शाती है? विविधता को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की ताकत का स्रोत किसे माना जाता है? वह विविधता या अनेकता को। अगले सवाल की ओर देखते हैं। अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 200 वर्ष पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? इसमें का और खा दोनों। पानी के जहाज, ऊंट या घोड़े। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय करीब कितने वर्ष पहले हुआ? 400 साल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की है? तो जाति प्रथा ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी में सब्जेक्ट का क्या अर्थ होता है? उपरोक्त दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख में पाली जाने वाली भेड़ से मिलने वाली ऊन कौन सी है? वह पश्मीना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में बसा है? तो वह पूर्वी हिस्से में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? तो वे बौद्ध व इस्लाम धर्म दोनों के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख के लोग क्या खाते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी क्षेत्र का इतिहास किससे जुड़ा होता है? तो वो देश के पूरे भूगोल से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या है? तो वह नाव प्रतियोगिता। अगले सवाल की ओर तो दोस्तों चलते हैं हम अगले चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है विविधता एवं भेदभाव। पहला क्वेश्चन है हमारी मातृभाषा कौन सी है? तो वह हिंदी भाषा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत देश में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? वह उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध देते हैं तो क्या कहलाता है? रूढ़िवादी धारणा। अगले सवाल को कहते हैं भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 1600 भाषाएं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की अधिकतर आबादी कहाँ रहती है? गांव में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ किस तरह का भेदभाव हुआ था? जाति व्यवस्था का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत कब आजाद हुआ? 1947। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब स्टेशन पर डॉक्टर भीमराव को भेदभाव से पीड़ित होना पड़ा तो वे कितने वर्ष के थे? 9 वर्ष के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत किस प्रकार का देश है? वह धर्मनिरपेक्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव
किस जाति से संबंधित है? महार जाति से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किन कारणों से लोगों में भेदभाव किया जाता है? धर्म के आधार पर, जाति के और काम के। उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? दलित। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दलित का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दबाया गया या कुचला गया। उपरोक्त दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शब्द है जो दलित लोग अपने लिए पसंद नहीं करते? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जाति के आधार पर कक्षा में बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बिठाना किस प्रकार का व्यवहार है? भेदभाव का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुसलमानों का लड़कियों को स्कूल न भेजने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? गरीबी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। केरल के स्कूलों में महिला शिक्षक कितने प्रतिशत है? 60%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दलितों को सरकार द्वारा कौन से वर्ग में रखा गया? अनुसूचित जाति। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वे कौन से काम हैं जिन्हें समाज में कम महत्वपूर्ण काम माना जाता है? तो सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना। उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे माना गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील बनने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव ने धर्म परिवर्तन करके कौन सा धर्म अपनाया? तो वह बौद्ध धर्म। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समानता का क्या अर्थ है? इसमें समान अवसर, समान अधिकार, का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपराध की तरह किसे देखा गया? अस्पृश्यता को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार लोगों को किस चीज की आजादी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में किसे देखा गया? धर्मनिरपेक्षता को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में किए जाने वाले नृत्यों की संख्या कितनी है? 100 से अधिक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में विकलांग बच्चों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? खास जरूरतों वाले बच्चे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। माता पिता तथा अन्य सदस्य लड़कों को क्या कहकर चुप करवाते थे? लड़के रोते नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? भेदभाव। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। साधारणतः लड़कियों के लिए लागू किया जाने वाला कथन क्या है? लड़कियां कोमल एवं मृदु स्वभाव की होती हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुसलमानों के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा क्या है? वे लड़कियों को पढ़ाने की रुचि नहीं लेते। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में कहा गया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, ये किस बात के संकेत है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अधिकतर पूर्वाग्रह कैसे होते हैं? नकारात्मक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम किस बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं? उपरोक्त सभी। पूर्वाग्रह के कारण हमारा व्यवहार कैसा होता है? दुखदायी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। केरल में गरीब परिवारों के बहुत से बच्चों को स्कूल जाने में मदद करने वाला कौन सा कारक है? तो इसमें का और खा दोनों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुसलमान लड़कियों का स्कूल में गैर हाजिर होने का मूल कारण गरीबी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भेदभाव। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समानता को जीवन का वास्तविक और सच्चा हिस्सा बनाने के लिए क्या जरूरी है? उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पुस्तक के तीसरे चैप्टर पे। सरकार क्या है? पहला सवाल है। हर देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है? सरकार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सरकार के कार्यों के नाम बताओ। तो इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? तो 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शहर, गांव या मोहल्ले में सरकार के स्तर को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्तर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार का कौन सा स्तर है? तो राज्य स्तर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार का कौन सा स्तर है? राष्ट्रीय स्तर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में गाड़ी चलाने के लिए किस चीजों की जरूरत होती है? लाइसेंस। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में नेता का चुनाव कैसे होता है? वोटों के द्वारा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिस सरकार में राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं? राजतंत्रीय सरकार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की सहायता कौन करता है? वह सरकार। हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा 18 वर्ष। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका में वोट डालने का अधिकार कब मिला था? 1928 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लैंड में औरतों को वोट डालने का अधिकार कब मिला? 1928 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय स्तर की सरकार कहाँ पर स्थित है?
तो वह है दिल्ली में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं, तो इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है तो लोक न्याय के लिए कहाँ जाते हैं? तो न्यायालय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? दूसरा और तीसरा दोनों। लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति और लोगों का शासन। लोकतंत्र में कैसे भाग लेते हैं? तो चुनाव प्रक्रिया के द्वारा, चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा। दूसरा और तीसरा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सरकार किन पीड़ितों की सहायता करती है? तो वह उपरोक्त सभी तरीकों से। भारत में से सरकार के अंग कौन से हैं? तो इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे हुए क्या स्तर कहलाता है? राज्य स्तर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूरे देश का संबंध किस स्तर के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय स्तर। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। काम करने के लिए सरकार क्या बनाती है? कानून। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लोग अपने प्रतिनिधि को चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? तो प्रत्यक्ष चुनाव। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआती दौर में किन लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है। डैश ये कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सफ्रेज मूवमेंट किससे संबंधित है? महिला मताधिकार से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सफ्रेज का क्या अर्थ होता है? वोट देने का अधिकार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मतदाता केवल एक वोट दे सके, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? उंगली पर स्याही लगाना। झगड़ों का निपटारा करने वाली सरकारी अंग कौन सा है? वह न्यायपालिका। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से सरकार का अंग कौन सा है? तो इसमें उपरोक्त सभी। कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देश के लिए कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रीय सरकार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र में सरकार को कानून बनाने का अधिकार किनसे प्राप्त होता है? लोगों से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत की सरकार का स्वरूप कैसा होता है? लोकतंत्रीय। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सरकार किस स्तर पर कार्य करती है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नई रेल सेवा शुरू करना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना किनके विषय हैं? तो राष्ट्रीय सरकार के। प्रतिनिधि लोकतंत्र की क्या विशेषता है? तो जनता के प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पे, पंचायती राज। पहला सवाल, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? ग्राम सभा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गांव पर शासन चलाने वाली इकाई जिसका गठन ग्राम सभा द्वारा होता है क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहते हैं? पंच। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? 5 वर्ष के बाद। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्राम पंचायत के क्या कार्य होते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा में पंचायती राज के कितने स्तर हैं? 3। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड कौन संभालता है? सचिव। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्राम पंचायत की आय का साधन क्या होता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्राम पंचायत जिसके प्रति जवाबदेह है वह ग्राम सभा के प्रति। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जिला स्तर पर पंचायती राज प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो जिला परिषद। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्रामों में ग्राम पंचायत मुखिया को क्या कहते हैं? तो सरपंच। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी खर्च एवं निर्णय हुए उनका रिकॉर्ड कौन रखता है? तो ग्राम सचिव। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्राम सचिव की नियुक्ति कैसे होती है? सरकार के द्वारा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्राम सचिव के क्या कार्य हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि होता है, उसे क्या कहते हैं? वार्ड पंच। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पंचायत के काम को स्वीकृति कौन देता है? ग्राम सभा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पाठ के अनुसार हरदास गांव की औरतों को पानी लेने के लिए किस नदी पर जाना पड़ता था? सुरु। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पाठ के अनुसार हरदास गांव से सुरु नदी कितने किलोमीटर थी? तब 3 किलोमीटर थी।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी कौन सी है? पंचायती राज व्यवस्था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्राम पंचायत में दूसरा खंड विकास खंड का होता है, उसे क्या कहते हैं? का और खा दोनों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पंचायती समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहते हैं? जिला परिषद। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जिला परिषद किसके स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है? तो जिले के। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा की बैठक में कौन कौन उपस्थित था? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करते हैं? राज्य सरकार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्राम पंचायत या ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पानी के संरक्षण की विधि कौन सी है? चेक डैम बनवाना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? जिला परिषद। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 5, गांव का प्रशासन। पुलिस का क्या काम होता है? अपराधी को गिरफ्तार करना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लड़ाई झगड़ा होने पर हम कहाँ शिकायत दर्ज कराते हैं? पुलिस थाने में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो आप किसके पास जाओगे? अपने क्षेत्र के थाने में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भूमि का रिकॉर्ड रखने वाली प्राणी को क्या कहा जाता है? तहसीलदार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लोहे की जंजीर जिससे खेत मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? जरीब। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थानेदार के अनुसार घटना की जांच पड़ताल कौन सा अधिकारी करता है? तो वह होता है हवलदार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नया हिंदू अधिनियम कब बना था? 2005 में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तहसीलदार का क्या काम होता है? जातीय प्रमाण पत्र जारी करना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वे अधिकारी जो पटवारी के काम का निरीक्षण करता है कहलाता है तहसीलदार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पटवारी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? लेखपाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गांव के लोग मुख्य रूप से किस गतिविधि से जुड़े होते हैं? कृषि। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक जिले के सभी पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है? पुलिस अधीक्षक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में कितने गांव हैं? 6 लाख से अधिक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जिले में सबसे ऊपर कौन सा अधिकारी होता है? वह जिला अधिकारी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पुलिस थाने में किस प्रकार की रिपोर्ट लिखवा सकते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पटवारी के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नए कानून के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जमीन में किसे बराबर के हिस्से मिलता है? इसमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जिले के उपखंडों को किन किन नामों से जाना जाता है? का और खा दोनों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जमीन से जुड़े विवाद के मामले कहाँ सुने जाते हैं? तो वे तहसीलदार के दफ्तर में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किन मामलों में जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सरकार के राजस्व विभाग को क्या कार्य होता है? का और खा दोनों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राशन कार्ड कहाँ बनाया जाता है? तहसीलदार के दफ्तर में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से गांव में दी जा रही सार्वजनिक सेवाएं कौन सी है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है? थानेदार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जिले से छोटी प्रशासनिक इकाई निम्न में से कौन सी होती है? तहसील। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जमीन में बराबर का हिस्सा किसको मिलता है? तो उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पे, नगर प्रशासन। पहला क्वेश्चन है। नगर पालिका का चुनाव प्रत्येक कितने वर्षों में होता है? 5 वर्ष में। अगले सवाल को देखते हैं। बड़े बड़े नगरों में जैसे दिल्ली में नगर प्रशासन चलाने वाली सभा को क्या कहते हैं? नगर निगम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शहर में ट्यूबलाइट कौन लगवाता है? नगर निगम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नगर निगम नगर के लोगों के लिए कौन कौन सा काम करता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नगर निगम की आय का साधन क्या होता है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को क्या कहते हैं? कमिश्नर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सूरत शहर में भयंकर प्लेग कब फैला? 1994 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? नगर पालिका। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? नगर निगम।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छोटे शहरों में शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? नगर पालिका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांव व शहर में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पाया जाता था? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शहर की विशेषता क्या होती है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शहर को सुचारू रूप से चलाने का कार्य कौन करता है? नगर निगम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पार्षद का चुनाव कैसे किया जाता है? वोटों द्वारा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नगर निगम के द्वारा कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए जब निजी ठेकेदार रख लिए जाते हैं तो उसे कहते हैं निजीकरण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्लेग कैसे फैलता है? हवा द्वारा। अगले सवाल की ओर। प्लेग के कारण कितने लोग सूरत शहर को छोड़कर चले गए? 3 लाख से अधिक। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज भारत का सबसे साफ शहर कौन सा? चंडीगढ़। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत के सबसे साफ शहरों में सूरत कौन से स्थान पर है? दूसरे पे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नगर निगम किसे कहते हैं? बहुत बड़ी संस्था को। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मलेरिया के सुझाव के लिए शहर में किसने बोर्ड लगवाए? नगर निगम। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नगर पालिका कहाँ पर शासन करती है? छोटे कस्बों में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अस्पताल या पार्क बनाने का फैसला कौन लेता है? नगर निगम पार्षद। अगले सवाल की ओर चलते हैं। शहर विभिन्न डैश में बटा हुआ है? वार्ड में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को डैश कहते हैं? पार्षद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूरत कैसा शहर है? गंदा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज की तारीख में शहर साफ शहर में दूसरा स्थान किसका है? सूरत। अगले सवाल की ओर। नगर निगम के लिए कितनी आबादी हुई थी? 3 लाख से अधिक। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नगरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कौन से संशोधन में की गई? 74वें। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? मेयर या चेयरमैन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है? 10 नगर निगम। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस पाठ में बम्बई शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? सिनेमा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। फरीदाबाद में नगर निगम कब बनाया गया था? 1994 में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हरियाणा में सबसे पहले नगर निगम कहाँ स्थापित बनाया गया था? तो फरीदाबाद में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले चैप्टर ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। पहला सवाल है। कलपट्टू गांव कौन से राज्य में स्थित है? तेलंगाना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। गांव के लोग किस पर निर्भर थे? कृषि पर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। खेत में मजदूरों को कौन कौन से काम करने पड़ते थे? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। गांव के लोग खेती करने के लिए किस चीज पर निर्भर थे? वर्षा पर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जीवन किसके इर्द गिर्द घूमता था? तो कृषि के। अगले सवाल की ओर चलते हैं। किन लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता था? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तमिलनाडु कहाँ स्थित है? समुद्री तट पर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मध्य भारत में लोग खेती के अलावा किन कार्यों से आजीविका कमाते थे? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। समुद्री तटीय इलाकों में ग्रामीण प्रमुख रूप से क्या कार्य करता था? समुद्र से मछली पकड़ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मछली पकड़ने वाले को क्या कहा जाता? मछुआरा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मछुआरे द्वारा प्रयोग की जाने वाली खास तरह की नाव को क्या कहा जाता है? कैंटामरेन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चिजामी क्या है? तो यहां बताया गया गांव। अगले सवाल की ओर चलते हैं। फेक जिला कौन से राज्य में स्थित है? तो नागालैंड में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस गांव में कौन से समुदाय के लोग रहते थे? चखेसंग। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चिरजामी गांव के लोग क्या काम करते थे? खेती। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चिरजामी गांव के खेत कैसे होते थे? सीढ़ी नुमा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लोग खेती कैसे करते थे? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ के लोगों की क्या विशेषता है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर किस चीज की खेती होती है? चावल की। उपरोक्त। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और क्या करते थे? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कलपट्टू गांव किससे घिरा हुआ था? छोटी छोटी पहाड़ियों से।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कलपट्टू गांव में कौन से बाग उगाए जाते थे? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निराई कौन से महीने में की जाती है? सितंबर अक्टूबर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कटाई कौन से महीने में की जाती है? नवंबर सितंबर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कैंटामरेन किसे कहा जाता है? मछुआरे की छोटी नाव को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फसलों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रबी में कौन कौन सी फसलें होती है? गेहूं और सरसों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खरीफ में कौन कौन सी फसलें होती हैं? सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जायद में कौन कौन सी फसलें होती हैं? खीरा और ककड़ी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कलपट्टू गांव के अधिकतर लोगों की आजीविका का साधन कौन सा है? खेती करना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कलपट्टू गांव के किसान मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे? कपास। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश के परिवार में से खेतिहर मजदूरों का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 40%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसानों की विविधता का मुख्य कारण क्या था? कर्ज। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मछली पकड़ने का व्यवसाय निम्न में से किस ऋतु में बंद रहता है? मानसून या वर्षा ऋतु। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानसून के दौरान मछली पकड़ने का काम बंद रहता है क्योंकि मछलियां प्रवास कर जाती हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। धान की खेती संबंधित क्रियाकलाप कौन सी है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्रामीण रोजगार की मुख्य समस्याओं का मुख्य कारण क्या है? पूरे साल रोजगार न मिलना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने इस पुस्तक के अंतिम चैप्टर शहरी क्षेत्र में आजीविका। पहला सवाल है। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए फसलें कहां पर बेचते हैं? बाजार में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वह स्थान जहां बहुत सी दुकानें होती हैं उसे क्या कहा जाता है? बाजार। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत में शहरों की संख्या कितनी है? 5000 से ज्यादा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में कितने महानगर स्थित है? 27। अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा महानगर है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शहरों में कौन सा व्यवसाय पाया जाता है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। शहर में किस तरह की दुकानें पाई जाती है? पक्की दुकानें। अगले सवाल की ओर चलते हैं। शहरों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? नगर निगम। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जिस चौक पर मजदूर लोग अपनी सेवाएं बेचने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे क्या कहते हैं? लेबर चौक। अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रत्येक महानगर में कितने लोग रहते हैं? 10 लाख से अधिक। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अहमदाबाद शहर के सर्वे में कितने प्रतिशत लोग सड़क पर काम करते थे? 12%। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कर्मचारियों की तनख्वाह का एक भाग जो सरकार के पास जमा होता है उसे क्या कहते हैं? भविष्य निधि। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कर्मचारियों को भविष्य निधि कब प्राप्त होती है? सेवानिवृत्ति पर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। महानगरों में रोजगार का नया क्षेत्र कौन सा है? कॉल सेंटर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज, बैंक और फोन जैसी सेवाओं में समस्या होने पर कहां जाते हैं? कॉल सेंटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व में कॉल सेंटर का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहां है? भारत। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत विश्व का महत्वपूर्ण कॉल सेंटर केंद्र बन गया है, इसका क्या कारण है? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वयं रोजगार में लोग क्या करते हैं? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अहमदाबाद में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत लोग सड़कों पर काम करते हैं? 12%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग कितने करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं? तो 1 करोड़। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शहरों में सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा? ये कौन निश्चित करेगा? नगर निगम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठेले वालों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सरकार कानून में बदलाव लाकर ठेले वालों के लिए क्या क्या कर रही है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अनियमित मजदूरों को काम कब कब मिलता है? तो इसमें का और खा दोनों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अनियमित मजदूरों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्थायी कर्मचारी होने के क्या फायदे होते हैं? बुढ़ापे के लिए बचत हो जाती है, परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा मिल जाती है, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो हमारे इस पाठ का अंतिम सवाल है, नियमित और स्थायी कर्मचारी का काम कैसा होता है? तो उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऐसी और भी एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज की लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।